नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 5 में भाग 19 तक पढ़ लिया था। भाग 19 में आपने लिंग निर्धारण की आगुणित द्विगुणित क्रियाविधि के बारे में पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि वातावरण के प्रभाव से कैसे जीवों में लिंग का निर्धारण हो सकता है, हार्मोन के प्रभाव से, ताप के प्रभाव से कैसे हो सकता है। अब आते हैं भाग 20 में, उसके आगे के टॉपिक्स बारे में बताएंगे, जो कि है बारकाय, या जिसे हम बारपिंड भी कहते हैं। बारकाय या बार पिंड, इंग्लिश में इसे कहते हैं बार बॉडी। देखिए, आपने पढ़ा है कि मादा में, मनुष्य में, मादा में XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है और नर में XY लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। अब यहाँ पर समस्या ये उत्पन्न होती है कि यहाँ पर 2 X क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक X क्रोमोसोम है, तो इनमें X पर उपस्थित जो जीन हैं उनकी मात्रा कैसे संतुलित होती है, नर और मादा में कैसे संतुलित होती है इन जीन की मात्रा। तो अभी बताते हैं। फिलहाल हम ये जानते हैं कि बारपिंड किसने खोजा था। तो एक कैनेडियन वैज्ञानिक थे, कैनेडियन वैज्ञानिक, कनाडा के थे, जिनका नाम था मुरे बार। इन्होंने पाया कि स्त्रियों की मुख गुहा की एपिथेलियम में तथा बालों की जड़ों में तथा बिल्ली की तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में एक अत्यधिक संघनित संरचना पाई जाती है, जिसका आकार 1 माइक्रोमीटर के लगभग होता है और जो केंद्रक के आवरण से सटी रहती है। इसी संरचना को बारपिंड नाम दिया गया। ठीक है, तो बारपिंड की खोज किसने किया था? मुरे बार ने। यहाँ पर याद करेंगे, कैनेडियन वैज्ञानिक मुरे बार ने पाया कि स्त्रियों की मुख गुहा की एपिथेलियम कॉमा बालों की जड़ों व बिल्ली की तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में एक अत्यधिक संघनित संरचना पाई जाती है, जिसका आकार लगभग 1 माइक्रोमीटर थे और यह केंद्रक के आवरण से सटा होता है। इसे क्या नाम दिया गया? इसे बारकाय यानी बार बॉडी नाम दिया गया। ठीक है, बाद में अनेक अध्ययनों के द्वारा एक बात स्पष्ट हुई, वो ये कि मादा में जो 2 X गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, उनमें से केवल एक ही X गुणसूत्र सक्रिय होता है, यानी एक ही X गुणसूत्र काम करता है, एक्टिव होता है। दूसरा X गुणसूत्र निष्क्रिय होता है, यानी कोई काम नहीं करता। ठीक है, बेवजह पड़ा रहता है, इनएक्टिव होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मन में बिठा लीजिए। मादा में 2 X गुणसूत्र पाई जाती है, जिनमें से एक X गुणसूत्र सक्रिय होता है, दूसरा निष्क्रिय होता है। इसी निष्क्रिय X गुणसूत्र को ही बारपिंड कहते हैं। अध्ययनों द्वारा बाद में स्पष्ट हुआ कि जो बारपिंड मुरे बार ने खोजा था वो यही था, निष्क्रिय X क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी याद करेंगे कि अध्ययनों द्वारा स्पष्ट हुआ कि मादा में 2 X
लिंग गुणसूत्र में से केवल एक X गुणसूत्र सक्रिय होता है तथा दूसरा X गुणसूत्र निष्क्रिय होता है। इस निष्क्रिय X गुणसूत्र को ही बार पिंड कहा जाता है। ठीक है, यही जो X गुणसूत्र जो निष्क्रिय रूप में होता है वही केंद्रक के आवरण से जाके सटा रहता है, उसी को बारपिंड कहा जाता है, जिसे मुरे बार ने देखा था। अब चूंकि ये जो बारपिंड है वो किसका रूपांतरण है, अगर आपसे ऐसे पूछे क्वेश्चन कि बताइए बारपिंड किसका रूपांतरण है, तो आप क्या कहेंगे, निष्क्रिय X गुणसूत्र का। चूंकि बारपिंड निष्क्रिय X गुणसूत्र का ही रूपांतरण है, इसीलिए इसे एक और नाम दिया जाता है। चूंकि बारपिंड निष्क्रिय X गुणसूत्र का ही रूपांतरित रूप है, अतः इसे सेक्स क्रोमैटिन या X क्रोमैटिन कहा जाता है। ठीक है, X क्रोमैटिन कहते हैं इसे, क्योंकि बारपिंड किसका रूप है, निष्क्रिय X गुणसूत्र का। बाद में एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था मैरी एफ लायन, मैरी एफ लायन, इन्होंने बताया कि मादा में एक X गुणसूत्र सक्रिय होता है और दूसरा X गुणसूत्र निष्क्रिय होता है, अतः नर और मादा में X कोडेड जीन प्रोडक्ट की समानता बनी रहती है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने यही जो आपसे पहले क्वेश्चन पूछे थे ना कि मादा में 2 X गुणसूत्र पाई जाती है, नर में एक X गुणसूत्र पाया जाता है, तो X गुणसूत्र पर उपस्थित जीन की मात्रा नर और मादा में कैसे बराबर होती है, संतुलित कैसे होती है, क्योंकि यहाँ तो डबल है, यहाँ पे सिंगल है। तो मैरी एफ लायन ने बताया कि चूंकि मादा में एक X गुणसूत्र निष्क्रिय होती है, तो यहाँ पर सक्रिय कितना बचा, एक, नर में भी एक, यानी X कोडेड जो जीन प्रोडक्ट है, यानी इस पर जितने भी जीन हैं और इस पर जितने जीन हैं दोनों बराबर होते हैं, यानी X गुणसूत्र पर पाए जाने वाले दोनों जीन क्या होते हैं, बराबर होते हैं नर और मादा में। ये बताया था मैरी एफ लायन ने। मैरी एफ लायन ने बताया कि मादा में एक X गुणसूत्र निष्क्रिय होता है, अतः नर व मादा में X कोडेड जीन प्रोडक्ट की समानता यानी इक्वालिटी बनी रहती है। जितनी मात्रा X जीन की मादा में होगी उतनी ही मात्रा X जीन की नर में होगी। अब एक बात और याद रखनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मनुष्य में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, दैहिक और लिंग गुणसूत्र, और कोशिका भी 2 प्रकार की पाई जाती है, दैहिक कोशिका और एक जनन कोशिका। दैहिक कोशिका जो हमारे शरीर के सारे अंगों में है, जनन कोशिका कहाँ पाई जाती है, जनदों में पाई जाती है। यहाँ पर याद करिए,
दैहिक कोशिका हमारे समस्त शरीर की कोशिका को कहते हैं, लेकिन जो दूसरा जनन कोशिका होता है वो कहाँ पाया जाता है? जनदों में, गोनाड्स में, जैसे नर के वृषण में, मादा के अंडाशय में। तो जो जनन कोशिका होती है, आपने पढ़ रखा है, जनन कोशिका से ही युग्मक का निर्माण होता है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। किससे? जनन कोशिका से। तो चूंकि जनन कोशिका से युग्मक का निर्माण होना है, इसीलिए जनन कोशिका में दोनों एक्स गुणसूत्र सक्रिय होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, जनन कोशिका में दोनों एक्स गुणसूत्र सक्रिय होता है, दैहिक कोशिका में एक एक्स गुणसूत्र सक्रिय होता है, एक निष्क्रिय होता है। अब क्या जरूरत है कि जनन कोशिका में ये दोनों एक्स गुणसूत्र सक्रिय हों? आपने पढ़ रखा है कि जनन कोशिका से ही अंडाणु बनेगा मादा में। तो बताइए, इसमें एक एक्स एक्स है, तो जब अंडाणु बनेगा तो एक एक्स इसमें चला जाएगा, एक एक्स इसमें चला जाएगा, तभी तो सभी अंडाणु सक्रिय होंगे। अगर एक निष्क्रिय होगा तो अंडाणु 50% निष्क्रिय बनने चाहिए, जिनमें एक्स गुणसूत्र निष्क्रिय हों। ऐसा नहीं होता, सारे के सारे अंडाणु में एक्स गुणसूत्र सक्रिय होते हैं। वजह यही है कि मादाओं में, दैहिक कोशिका में तो एक एक्स गुणसूत्र सक्रिय, दूसरा एक्स गुणसूत्र निष्क्रिय होता है, लेकिन जनन कोशिका में दोनों एक्स गुणसूत्र सक्रिय होता है। रीजन? युग्मक के निर्माण के लिए। क्लियर है सारी चीज़ें? तो ये भी बताया था मैरी एफ लायन ने। मैरी एफ लायन ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा किसी भी मादा में बार काय या बार पिंड की संख्या कितनी होगी, तो उस मादा में जितने भी एक्स गुणसूत्र पाए जाएंगे -1। यानी क्या लिख सकते हैं? बार पिंड की संख्या बराबर कुल एक्स गुणसूत्र -1। किसी भी मादा में जितने भी एक्स गुणसूत्र पाए जाएं उसमें से एक घटा दीजिए, बार पिंड की संख्या आ जाएगी। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए एक स्त्री में एक्स 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 4 एक्स गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, इसमें बार काय की संख्या कितनी होगी? फॉर्मूला लगा दीजिए। बार पिंड की संख्या बराबर कुल एक्स गुणसूत्र कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हैं, -1 कर दीजिए, बराबर कितने? 3। तो इस मादा में कितने बार पिंड हैं? 3 बार पिंड हैं। समझ में आया? बार पिंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? मादा में कुल दी गई एक्स गुणसूत्र की संख्या -1। ये एक तरीका ऐसे बेवजह है बार पिंड की संख्या पूछने का, क्वेश्चन बनाने का तरीका। ऐसा किसी मादा में पाया है नहीं जाता है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। अब अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछे, बताइए किसी सामान्य मादा में कितने बार पिंड पाए जाते हैं? बताइए किसी मादा में कितने बार पिंड पाए जाते हैं? एक ही तो निष्क्रिय होता है, तो बार पिंड कितने हुए? 1, क्योंकि निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र को ही क्या कहते हैं? निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र को ही बार पिंड कहा जाता है। तो सामान्य मादा में 1 बार पिंड पाई जाती है। हमेशा याद रखेंगे, केवल और केवल मादाओं में ही बार पिंड पाया जाता है, नर में बार पिंड नहीं पाए जाते हैं। और कंडीशन होती हैं, जैसे एक रोग आगे आपको बताया जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की जो मादा होती हैं, टर्नर सिंड्रोम की जो मादा होती हैं, टर्नर सिंड्रोम की जो मादा होती हैं, उनमें केवल 1 एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। तो इनमें एक भी बार काय नहीं पाया जाता, बार काय नहीं पाया जाता। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मादा में कोई बार काय नहीं पाया जाता। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जिसमें XXY पाया जाता है, इसमें कितने बार पिंड हैं? एक सक्रिय है, एक निष्क्रिय, तो बार पिंड की संख्या 1 होती है। आया समझ में? अब इसी तरीके से चाहे आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए x x x x x x x x 1 2 3 4 5 6 एक्स गुणसूत्र है किसी मादा में, बताइए बार पिंड की संख्या कितनी होगी? कमेंट में आंसर दीजिए तुरंत। किसी मादा में 6 एक्स गुणसूत्र हैं,
तो उसमें बार पिंड की कुल संख्या कितनी होगी? फॉर्मूला लगा देंगे, बार पिंड की संख्या बराबर कुल x गुण सूत्र माइनस 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5। चेक कर लीजिए, आंसर आपका सही होगा अगर आपने 5 दिया है तो इस तरह से हम बार पिंड किसी भी मादा में निकालते हैं। एक बात आपको और बता दूं, बार पिंड की उपस्थिति या अनुपस्थिति ही मादा को तय करती है। जो भ्रूण होती हैं, मादा किसी स्त्री के गर्भ में पल रहे शिशु की जो लिंग जांच की जाती है ना, वो इन्हीं की उपस्थिति के द्वारा की जाती है। किसी गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग जांच करना हो कि वो नर है या मादा है, तो उसके लिए हम उसका बार पिंड ही चेक करते हैं। और बार पिंड चेक करके हम बता सकते हैं कि उसमें वो नर है या मादा। अगर एक भी बार पिंड नहीं है तो नर है, और अगर एक बार पिंड है तो मादा है। इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस। इसके बारे में आपको चैप्टर 3 में बताया गया होगा कि एमनियोसेंटेसिस के द्वारा हम किसी गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग का जांच कर सकते हैं, जो कि भारत में बैन है। भारत में इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पता चलते ही कि गर्भ में पल रहा शिशु कन्या है, भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, अबॉर्शन करवा दिया जाता था। तो इसको देखते हुए सरकार ने इसे बंद कर दिया है, एमनियोसेंटेसिस। आप अपने हॉस्पिटल वगैरह में देख सकते हैं, साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा होता है लिंग की जांच नहीं होती है, यह एक गैर कानूनी अपराध है। ठीक है, तो इस तरह से बार पिंड। अब एक चीज़ और बता दें, मैंने क्या बताया, बार पिंड की उपस्थिति या अनुपस्थिति से ही हम लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर उसमें बार पिंड है तो मादा है, और नहीं है तो मादा नहीं है। अब जो खेल होते हैं बड़े बड़े ओलंपिक, इन सब खेलों में क्या होता है, जब हम कैंडिडेट्स जब आते हैं वो बताते हैं कि हम मेल हैं, हम फीमेल हैं, तो उनको अपने अपने टीम में सेलेक्ट कर दिया जाता है, मेल को मेल में, फीमेल को फीमेल में। लेकिन अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, वो मेल होकर और कह दे कि मैं फीमेल हूँ, अपना जो भी उनका लिंग है उसको परिवर्तित करा दें, ट्रांसफॉर्म के द्वारा उसको चेंज करवा कर वो अपने आप को फीमेल बताकर फीमेल कैंडिडेट्स वाले टीम में आ जाएं। ऐसा हुआ था, मुझे नाम नहीं आता उस खिलाड़ी का। उस खिलाड़ी की जब जांच की गई, उसके मुख गुहा के सलाइवा से या मुख गुहा की कुछ कोशिकाओं से उसमें उपस्थित बार बॉडी पाया गया जब, तब उससे यह निर्धारित हुआ कि वो मादा थी। नहीं सॉरी, उसमें ये पाया नहीं गया, बार बॉडी पाया ही नहीं गया। तो जब बार बॉडी अनुपस्थित था तो यानी वो मादा नहीं थी, वो नर था जो मादा बनकर खेल में प्रतियोगी बनकर आया था। वो मेडल भी जीत चुका था, उसका मेडल भी वापस ले लिया गया था जब ये पता चला कि वो नर नहीं है, सॉरी मादा नहीं है, नर है। तो इसकी जांच कैसे की गई कि वो मादा नहीं है, नर है, उसमें उपस्थित बार काय से या बार बॉडी से। तो बार बॉडी उसमें नहीं था, यानी वो मादा नहीं थी। तो ये भी एक तरीका होता है नर और मादा के जांच करने का। ठीक, बस तो इतनी बातें आप समझ लीजिए कि बार बॉडी क्या होता है। कुछ नहीं है, बार बॉडी क्या है, मादा में उपस्थित एक एक्स गुणसूत्र जो निष्क्रिय होता है उसी को हम बार बॉडी कहते हैं। बार बॉडी केवल स्त्रियों में पाई जाती है, याद रखेंगे। बार बॉडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से ही लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। बार बॉडी की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, तो बार बॉडी की कुल संख्या कुल एक्स गुणसूत्र -1 से हम प्राप्त कर सकते हैं। बस आप इसको नोट कर डालिए, हेडिंग डालेंगे बार काय या बार पिंड, बार बॉडी। इसमें लिखेंगे कि मादा में 2 एक्स गुणसूत्र तथा नर में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र पाया जाता है। अतः यहाँ प्रश्न यह उठता है कि नर व मादा में एक्स कोडेड जीन की मात्रा बराबर कैसे होती है। फिर आगे लिखेंगे, कैनेडियन वैज्ञानिक मुरे बार ने पाया कि स्त्रियों की मुख गुहा की इपिथीलियम, बालों की जड़ों व बिल्ली की तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में एक अत्यधिक संघनित संरचना पाई जाती है जिसका आकार लगभग 1 माइक्रोमीटर होता है और यह केंद्रक के आवरण से सटा होता है। इसे बार काय या बार बॉडी नाम दिया गया।
अध्ययनों द्वारा स्पष्ट हुआ कि मादा में 2 XX लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक X गुणसूत्र सक्रिय होता है तथा दूसरा X गुणसूत्र निष्क्रिय होता है। इस निष्क्रिय X गुणसूत्र को ही बारपिंड कहा जाता है। चूंकि बारपिंड निष्क्रिय X गुणसूत्र का ही रूपांतरित रूप है, अतः इसे सेक्स क्रोमैटिन या X क्रोमैटिन कहा जाता है। अतः नर व मादा में, नहीं अभी ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ तक लिखिए, अतः इसे सेक्स क्रोमैटिन या X क्रोमैटिन कहा जाता है। फिर आगे लिखेंगे, मैरी एफ्लाइन ने बताया कि मादा में एक X गुणसूत्र निष्क्रिय होता है, अतः नर व मादा में X कोडेड जीन प्रोडक्ट की समानता बनी रहती है। फिर आगे लिखेंगे, इन्होंने बताया कि किसी मादा में बारकाय या बारपिंड की कुल संख्या, बारपिंड की संख्या उसमें उपस्थित कुल X गुणसूत्रों की संख्या से एक कम होता है। अब ऐसे फॉर्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं, बारपिंड की संख्या बराबर कुल X गुणसूत्र माइनस 1। आगे एक बात और लिखेंगे कि मादा में एक X गुणसूत्र निष्क्रिय होता है, इसे एक और नाम देते हैं, इसे इंग्लिश में फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन कहा जाता है। हेट्रोक्रोमैटिन कहा जाता है, लिख लीजिए। मादा में एक X गुणसूत्र निष्क्रिय होता है जिसे फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, क्योंकि मादा की जनन कोशिका में दोनों X गुणसूत्र सक्रिय होता है। फिर आगे लिखेंगे कि बारपिंड की उपस्थिति या अनुपस्थिति से हम भ्रूण में पल रहे शिशु की लिंग की जांच कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, जिसके बारे में आपको बताया गया था। क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। ठीक, फिर आप आगे लिखेंगे, जिन व्यक्तियों में अनियमित लिंग गुणसूत्र पाया जाता है उनकी जीनी रचना का भी निर्धारण करने में बारपिंड सहायक होते हैं। एक सामान्य स्त्री में एक बारपिंड होता है, कॉमा टर्नर सिंड्रोम वाली स्त्री में कोई बारपिंड नहीं होता, जबकि क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम वाली मादा में एक बारपिंड पाया जाता है। अब बारपिंड है या नहीं है, इसके लिए हम कौन सी कोशिका का प्रयोग करते हैं चेक करने के लिए? तो लिखेंगे कि बारपिंड परीक्षण के लिए रुधिराणुओं यानी ब्लड सेल्स, कॉमा त्वचा की कोशिकाओं, कॉमा मुख गुहा की श्लेष्मिका से कोशिकाएं ली जाती हैं। बस ये था आज का टॉपिक, बारपिंड या बारकाय के बारे में आपने संपूर्ण जानकारी ले ली। अब आते हैं नीट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2001 में कि यही वाला XXXX मादा में कितनी बार बॉडी पाई जाती है? तो बताइए, 4X है, 4 - 1 निकाल देंगे 3, बारपिंड कितनी संख्या पाई जाएगी? 3। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एक मादा कोशिका में कितने बारपिंड होते हैं? तो एक मादा कोशिका में कितने बारपिंड होते हैं? एक ही होते हैं, क्योंकि एक निष्क्रिय जो पाई जाती है उसी को हम बारपिंड कहते हैं। तो एक सामान्य मादा कोशिका में कितने बारपिंड होते हैं? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीट में ही, मानव मादा के बारपिंड बनती हैं। मानव मादा में बारपिंड किससे बनती हैं? निष्क्रिय X गुणसूत्र से बनती हैं, निष्क्रिय X गुणसूत्र से। ऑप्शन भी है, लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखना है, किसके निष्क्रिय X गुणसूत्र से? माता के। ऑप्शन ए है पैतृक X गुणसूत्र की अक्रियाशीलता के कारण। तो पैतृक गुणसूत्र के X गुणसूत्र की अक्रियाशीलता के कारण नहीं होती, किसके द्वारा होता? मातृक, यानी मातृक X गुणसूत्र की अक्रियाशीलता के कारण। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है और किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनियों के बारपिंड प्रतिनिधित्व करते हैं। स्तनियों के बारपिंड क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? पहला ऑप्शन मादा कोशिकाओं में सभी हेट्रोक्रोमैटिन का, बी ऑप्शन नर की दही कोशिकाओं में Y गुणसूत्र का, सी नर व मादा कोशिकाओं में हेट्रोक्रोमैटिन का, डी मादाओं की कायिक कोशिकाओं में 2 में से 1 X गुणसूत्र का। सही है, मादाओं की दही कोशिकाओं में से 1 X गुणसूत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं बार बॉडी। बस ये था नीट में कुछ आए हुए क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड।
अभी चूँकि कुछ चीज़ें चल रही हैं तो उसकी वजह से थोड़ा कम वीडियो आपको मिल रहा है, एक दिन में एक वीडियो मिल रहा है, थोड़ा कम समय का भी है। अभी हम इसको और तेज़ करेंगे, आपको जल्द से जल्द वीडियो और अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, सारा टॉपिक क्लियर हो जाए, जल्दी जल्दी आपको टेस्ट भी लेंगे। आपसे उम्मीद है कि नीट का जो अभी 17 जुलाई को पेपर होना है उससे पहले आप इतना तैयार हो जाइए कि जैसे जैसे मैं नीट का क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ आप करते चलिएगा। अभी और इम्प्रूव करेंगे इन चीज़ों को कि जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाए नीट से रिलेटेड। 11, 12 दोनों मिला के पढ़ते रहिए 11, 12 आगे जल्द ही मैं आपको कोशिश करूँगा ज़्यादा बेटर चीज़ें समझाने की, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की, जिससे आप 17 जुलाई को होने वाले नीट एग्ज़ाम के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाएं। ठीक, आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।